लद्दाख सीरीज़ के एपिसोड 8 में हम नुब्रा वैली से लद्दाख की राजधानी लेह पहुंचे थे। इस एपिसोड 9 में लेह के आसपास के स्थानों को देखेंगे। तो चले वीडियो आगे बढ़ाते हैं। लेह लोकल साइट सीइंग की शुरुआत यहाँ लेह मार्केट से करते हैं। इसको कुछ लोग मॉल रोड भी कहते हैं। सी लेवल से 3500 मीटर की हाइट पर बसी ये जगह लेह शहर के सेंटर में है। आसपास कई होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, ट्रैवल एजेंसियाँ, बेकरियाँ, क्लोथ शॉप, मतलब जो भी चीज़ें नॉर्मल बाज़ार में मिलती हैं वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। ये नो व्हीकल जोन है, वाहन की अनुमति नहीं है, पैदल ही घूमना होगा। मेन बाज़ार के अंदर कुछ छोटे बाज़ार बने हैं। ICICI बैंक, यस बैंक और SBI की शाखा भी है। यहाँ से मैंने 128 GB की 2 मेमोरी कार्ड ख़रीदी क्योंकि मेरे पास जो पहले से मेमोरी कार्ड थी वो सब फुल हो गई थी। प्योर वेज के लिए नाथूज रेस्टोरेंट है। आगे भी 1-2 वेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। मार्केट में हस्तशिल्प यानी हाथों या साधारण औजारों से बनाए जाने वाले सामान, पश्मीना शॉल, ऊनी कपड़े, ज्वेलरी, थंग का पेंटिंग्स, फ्लैग और अन्य स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। ज़्यादातर दुकानें सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलती है। अगर आप ओरिजिनल केसर या पश्मीना शॉल जैसी महंगी चीज़ ले रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा क्योंकि कुछ लोग इन्हें नकली भी बेचते हैं, इसलिए प्योरिटी की जांच अवश्य करें। खुबानी और सूखे मेवे का भी आनंद ले सकते हैं। लेह की ओल्ड मार्केट में वासमा भट्ट नाम से एक दुकान है जहां पर धुरंधर फिल्म के पोस्टर लगे हैं। लिखा है कि यहां पर धुरंधर 1 और 2 में जो है आलम और हमजा यानी रणवीर सिंह के चाय पीने वाले सीन शूट हुए थे। फिल्म ने इस दुकान को फेमस कर दिया। फिल्म के और भी कई सीन लद्दाख में फिल्माए गए थे। धुरंधर 1 और 2 क्या गजब की फिल्म है यार, कमाल है। आदित्य धर को सैल्यूट है, बाकी सब ने भी ज़बरदस्त काम किया है। बहुत बेहतरीन फिल्म है। लेह मार्केट में कई ट्रैवल एजेंसी हैं जहां पर बाइक रेंटल शॉप से बाइक खरीद सकते हैं। मतलब बाइक किराए पर ले सकते हैं। साथ ही टैक्सी ऑपरेटर भी हैं जिनकी शेयर्ड टैक्सी से लोकल साइट सीइंग के साथ साथ खारदुंगला, नुब्रा वैली, दिस्की, धुंडर, पेंगोंग, मतलब जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जा सकते हैं। अगर आप शेयर्ड में टैक्सी से घूमना चाहते हैं तो दुकान पर आकर एक दिन पहले अपना मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। जब टूरिस्टों की संख्या पूरी हो जाएगी तो ये आपको कॉल कर देंगे कि आ जाओ, हमारी गाड़ी जाने के लिए रेडी है। रेंट की बाइक। अब हम मार्केट से बाहर आ गए हैं। मित्रों, एक बात और, लेह में कुछ फेमस बौद्ध मोनेस्ट्री हैं जैसे से, थिकसे, हेमिस, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर से शुरू होकर 45 किलोमीटर के बीच आती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ दूर नहीं जाना चाहते और फिर भी मोनेस्ट्री देखनी है तो लेह मेन मार्केट के बीच में ये सोमा गोम्पा या गोम्पा सोमा बौद्ध मठ है, जिसे लेह का जोखांग टेम्पल कहते हैं। सोमा का लद्दाखी भाषा में अर्थ है नया। ये लेह के नए मठों में से एक है। नए का मतलब ये नहीं कि हाल फिलहाल में बना होगा। मूल रूप से तो इसकी स्थापना 1840 में लामा तासी तेनपेल द्वारा की गई थी। समय बीतने के साथ कंडीशन खराब होती गई, इसलिए 1957 में पास में एक नया और बड़ा बौद्ध मठ यानी कि मोनेस्ट्री बनाई गई। लद्दाख में काफ़ी मठ जो हैं वो 500 से 1000 वर्ष पुराने हैं। उस मामले में इसको तो नया कह सकते हैं, जिसको तिब्बती लद्दाखी आर्किटेक्चर में बनाया गया है। अंदर प्रार्थना कक्ष में पूजा और मंत्रों का उच्चारण होता है। बुद्ध जी की मूर्ति स्थापित है। साथ ही दीवारों पर देवताओं, थंग का पेंटिंग्स और अन्य चित्र बने हैं। ये स्थान पूजा स्थल होने के साथ साथ ही लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफिस का हेडक्वार्टर भी है। मोनेस्ट्री में छोटे बड़े प्रेयर व्हील्स लगे हैं जिनको क्लॉक वाइज घुमाया जाता है। खास त्योहारों पर धार्मिक आयोजन होता है। यहाँ पर फरवरी या मार्च में आने वाले तिब्बती न्यू ईयर पर यहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चलिए अब लेह मार्केट से बाहर निकलकर कार से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। मेरा मित्र उत्तर प्रदेश के गांव से अपने चाचा जी की बाइक लेकर आया था। मैं उसे दिल्ली में मिला और फिर वहां से हम दोनों साथ में लद्दाख के लिए निकल गए। ये बाइक जो है 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड है, जो कि यूपी से यहाँ तक करीब 1400 किलोमीटर चल चुकी है।
और जो हमारे साथ 2 अन्य साथी हैं जो जिंगजिंगबार में मिले थे, वो कर्नाटक से यहाँ तक बाइक से ही आए हैं। उनकी बाइक लगभग 3200 किलोमीटर चल चुकी है। तो कर्नाटक वालों ने कहा कि यार मोटरसाइकिल चला चला कर थक गए, अब लेह सिटी जो है कार से घूमेंगे। हम दोनों की मर्जी बाइक से जाने की थी, लेकिन वो 4 व्हीलर के लिए बोल रहे थे। तो आखिरकार लेह में 3 जगह घूमने के लिए हमने करीब 2000 रुपये में कार बुक कर ली। अब करीब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब वीडियो पुरानी है, अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहा कि कितने रुपए में बुक हुई थी। इस प्रकार हम लेह के पहले टूरिस्ट पॉइंट को देखने जा रहे हैं, जो है लेह पैलेस। चूँकि लेह लद्दाख की राजधानी है, बड़ा सिटी है, तो यहाँ होटलों की भरमार है। जहाँ भी आपको ठीक लगे बजट के हिसाब से वहाँ पर स्टे कर लीजिए। आमतौर पर 1500 रुपये के आसपास कमरा मिल जाता है, बाकी सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, वो है लेह पैलेस, जिसको लाचेन पालकर पैलेस भी कहा जाता है। ये लेह मेन मार्केट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बना है। एंट्री फीस 25 रुपये है। बारकोड स्कैन करके या फिर ASI की वेबसाइट से भी टिकट बुक कर सकते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। बोर्ड पर हिस्ट्री लिखी है, जो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम लेह पैलेस के अंदर आ चुके हैं। ये 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसका निर्माण कार्य जो है 1553 में शुरू हुआ था। नामग्याल वंश के एक शासक थे, एक राजा थे, उन्होंने इसको शुरू करवाया। इसके बाद उनके भतीजे सेंग के नामग्याल जी ने जो है 17वीं शताब्दी में इसको पूरा बनवाया। इन्हें लायन किंग के नाम से भी जाना जाता था। यह 9 मंजिला महल है, जिसके ऊपरी मंजिल पर जो है राजा और उनका नामग्याल परिवार रहता था। बाकी नीचे के फ्लोर पर अस्तबल, स्टोर रूम और सैनिकों का स्टे था। 1834 से 1842 के दौरान डोगरा सेना ने लद्दाख पर अधिकार कर लिया। उस समय सेनापति जोरावर सिंह जी थे, जिनको वीर साहसी योद्धा और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनके बारे में आगे बात करेंगे। डोगरा सेना के यहाँ आ जाने पर राजा यह महल छोड़कर स्टोक पैलेस में चले गए। समय बीतता गया और ये महल धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगा। 1982 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इसको राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया। तब से यही इसकी मरम्मत करते हैं। बाद में इसको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में बदल दिया गया। चूँकि ये 400 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो पैलेस की फिजिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब है, टूट फूट होती रहती है, जिससे ये खंडर सा नज़र आता है। अभी जो आप कंडीशन ठीक देख रहे हैं ना, उसके लिए इसमें कई बार मरम्मत की गई है, तब जाकर ये ऐसा नज़र आ रहा है। पैलेस से लेह शहर का शानदार 360 व्यू मिलता है। जितने फ्लोर चढ़ोगे उतना व्यू बढ़ता जाएगा। ऊपर से हिमालय पर्वत श्रृंखला, सिंधु नदी घाटी, शांति स्तूप और मोनेस्ट्री दिखाई देती है। सनराइज, सनसेट और फोटोग्राफी के लिए ये एक अच्छी जगह है। दूसरे किलों या महलों की तुलना में ये अलग सा लग रहा होगा। इसको पत्थर, लकड़ी, रेत और कीचड़ मिट्टी जैसी कुछ चीज़ों से मिलाकर बनाया गया है। ये महल अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक था, जिसको तिब्बत के ल्हासा में बने पोटाला पैलेस की तरह डिज़ाइन किया गया है। नीचे एक जगह लिखा था कि इसमें 100 कमरे हैं, पर देखने में नहीं लगता कि इतने रूम्स होंगे। महल के हर फ्लोर पर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। अंदर पुराने शाही कमरे, बौद्ध चित्रकला, शाही मंदिर, पुराने दस्तावेज, आभूषण, हथियार, पारंपरिक ड्रेस, धार्मिक वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें रखी हैं। यहाँ एक थंका या थंग का पेंटिंग है। कहा जाता है कि ये पेंटिंग 450 वर्ष पुरानी है। थंका पेंटिंग सूती या रेशमी कपड़े पर बनाई जाती है, जिस पर बुद्ध जी, बौद्ध देवी देवताओं और जीवन चक्र को दिखाया जाता है।
यहाँ फोटो एग्जीबिशन है। लेह पैलेस की बिफोर और आफ्टर कंजर्वेशन की फ़ोटो देखने पर पता चल जाता है कि मरम्मत से पहले पैलेस कैसा था और मरम्मत होने के बाद ये कैसा हो गया। टूट फूट से पहले और बाद का अंतर साफ दिखाई देता है। इनके अलावा और भी कई तस्वीरें लगी हैं। रात में लाइटों से महल सुंदर लगता है। पैलेस सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुलता है। टाइम जो है समर विंटर के हिसाब से चेंज हो सकता है। इसको घूमने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। फरवरी में यहाँ दोस मोचे त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें मुकुट पहनकर नृत्य किया जाता है। यहाँ आसानी से पहुँचने के लिए 2022 में पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत करीब आधा किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। फिलहाल ये योजना कब स्टार्ट होगी 2026 में भी इसकी कोई सूचना नहीं है। लेह पैलेस के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब वापस नीचे चलते हैं। मन हो तो यहाँ से भी चीज़ें खरीद सकते हैं। पार्किंग में हमारी शेयर कार खड़ी है, जिसको लेकर हम अब आगे बढ़ गए। अब हम लेह लोकल साइट सीइंग की अगली मंजिल की तरफ चल रहे हैं। हम जा रहे हैं शांति स्तूप, जो लेह पैलेस से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर है। हम शांति स्तूप के नीचे पहुंच गए। यहाँ पर टिकट काउंटर पर खड़े हैं। ये वीडियो पुरानी है। पहले टिकट 30 रुपये हुआ करता था, जो अब 50 रुपये हो गया। लेह में ज़्यादातर बौद्ध धार्मिक स्थलों को देखने के लिए चार्ज लिया जाता है। शाम के 8 बजे तक खुलता है। बोर्ड पर हिस्ट्री लिखी है। यहाँ पर एक कैफ़े और रेस्टोरेंट है, जहाँ पर ये कुछ चीज़ें मिलती हैं। गाड़ी को नीचे खड़ा करके ऊपर तक पैदल ही जाना होगा। सीढ़ियों वाले रास्ते से आते हैं तो करीब 550 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, जिसमें करीब 20 मिनट के आसपास का समय लग जाएगा। लद्दाख में ऑक्सीजन कम रहती है। चढ़ाई चढ़ने में जल्दी सांस फूल सकती है। AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने से सर दर्द, उल्टी वगैरह की संभावना के चांस रहते हैं। इसलिए अगर डायरेक्ट फ़्लाइट से आ रहे हैं तो पहले 1-2 दिन होटल में आराम करें। ज़्यादा बाहर ना निकलें या ऊंचाई वाली जगह पर ना जाएं, ताकि शरीर वातावरण के हिसाब से ढल जाए। उसके बाद आराम से घूमिए। अब हम पहुंच चुके हैं सी लेवल से 3609 मीटर की हाइट पर बसे शांति स्तूप पर, जिसको इंग्लिश में शांति स्तूपा बोला जाता है। ये चांसपा गांव की पहाड़ी की चोटी पर बना है। पहले मैं आपको नीचे से चारों ओर का व्यू दिखा देता हूँ, थोड़ी देर बाद ऊपर चलेंगे। यहाँ से सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाएंगे। ये स्तूप 2 मंजिला है। पहली मंजिल पर सामने जो गोल चक्र दिखाई दे रहा है सोने से कलर का, गोल्डन कलर का, वो धर्म चक्र है, जिसके दोनों ओर हिरण बने हैं। पास से दिखा देता हूँ। इसके बेस यानी आधार में बुद्ध जी के अवशेष रखे हैं, जिन्हें 14th दलाई लामा जी ने स्थापित किया था। पहले फ्लोर पर चारों तरफ बुद्ध जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हैं, जो ऊपर भी देखने को मिलेंगी। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। आपने लद्दाख में जो मोनेस्ट्री देखी होंगी, ये उनसे अलग है। सफ़ेद रंग से रंगे इस स्तूप का डिज़ाइन पीस पगोडा शैली में किया गया है। इसका निर्माण जापानी बौद्ध भिक्षु गियोमियो नाकामुरा तथा लद्दाख के स्थानीय लोग, भारतीय सेना और भारत सरकार के सहयोग से अप्रैल 1983 में शुरू हुआ था। अगस्त 1985 को नींव का उद्घाटन 14th दलाई लामा जी ने किया था। 1991 में ये बनकर पूरा हुआ। दूसरे फ्लोर पर सबसे पहले सामने स्वर्णिम बुद्ध प्रतिमा के दर्शन होंगे, जो धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि धर्म के पहिए के घूमने को दर्शाती है। इनके हाथ उपदेश देने की मुद्रा में हैं। दोनों साइड बुद्ध जी की कई मूर्तियां हैं, जिनमें उनके जीवन के मुख्य पड़ावों जैसे जन्म, ध्यानावस्था, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को दर्शाया गया है। साथ ही ध्यान करते समय उनके द्वारा राक्षसों को पराजित करने को दर्शाया गया है। इसका निर्माण पीस पैगोडा मिशन के अंडर किया गया है। इस मिशन की शुरुआत जापान के एक बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फूजी ने 1947 में की थी। माना जाता है कि इनका उद्देश्य शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना था, जिसके लिए दुनिया भर में सफ़ेद रंग के शांति स्तूपों को बनाया जाता है, जिन्हें पीस पैगोडा यानी विश्व शांति नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष पूरा होने की याद में
इस लेह के शांति स्तूप को बनाया गया है। यहाँ से लेह शहर, आसपास के पहाड़ और हिमालय का नज़ारा दिखता है। इसको घूमने में भी 1 घंटा लग जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ ड्रोन कैमरा उड़ाने की अनुमति नहीं है। शांति स्तूपा के पास नीचे की ओर बुद्धा टेम्पल बना है। लेह मार्केट, सोमा गोम्पा, लेह पैलेस और शांति स्तूप देखने के पश्चात अब उस ओर चलते हैं जो भारत के धुरंधरों यानी असली हीरो की याद में बनाया गया है। वो है हॉल ऑफ फेम, जो कि शांति स्तूप से 7 किलोमीटर की दूरी पर बना है। ये कुशोक बकुला रिनपोचे नाम से लेह का एयरपोर्ट है। यहाँ से हॉल ऑफ फेम 2 किलोमीटर है। ये रोड लेह श्रीनगर हाईवे वाली है। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल नहीं। दिल्ली मुंबई से यहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर पहुँच सकते हैं। इनके अलावा भारत के अन्य शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलना मुश्किल है। इसके लिए आपको दिल्ली या मुंबई की कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी होगी। हाँ, कभी कभी जब टूरिस्ट सीज़न होता है पीक पर, तो कुछ अन्य बड़े शहरों से भी उड़ानें मिल सकती हैं। दिल्ली से लेह आने जाने की फ़्लाइट आमतौर पर 12,000 रुपये से शुरू होती हैं, जबकि विंटर में खासकर जनवरी से मिड फरवरी तक 5,000 रुपये के आसपास में लोड फेयर हो सकती है। क्योंकि सर्दी में लेह बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादातर एरिया बंद मिलता है। यहाँ लेफ़्ट साइड से हॉल ऑफ फेम शुरू हो रहा है। गाड़ी पार्क करके आराम से देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि हमने हॉल ऑफ फेम में जो है तैनात फौजी भाइयों से पूछा था कि यहाँ की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल सकते हैं क्या, सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल सकते हैं, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फौजी भाइयों को थैंक यू। सर, ये जो वीडियो बनाई है यूट्यूब पर डाल सकते हैं? हाँ सर, डाल सकते हैं यूट्यूब पर? डाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से? थैंक यू सर। चलिए अब हॉल ऑफ फेम में मेन एंट्री गेट की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको ये टैंक दिख जाएंगे। आगे भी इस तरह की और चीज़ें आएंगी। ये पहले के समय युद्ध में यूज की जाने वाली सेना की गन जीप है। इसको टैंक डेस्ट्रॉयर कहा जाता है। 1965-1971 के युद्ध में ऐसी जीप ने पाकिस्तान के कई टैंक, बंकर और सैन्य ठिकाने बर्बाद किए थे। ये दोनों पैक होवित्जर इंडियन आर्टिलरी की पहली स्वदेशी तोप है, जिसको इंडियन माउंटेन गन के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध में दूर बैठे दुश्मनों के ठिकानों पर गोले दागने के काम आते हैं। रेंज करीब 10 से 11 किलोमीटर है। इसी तोप के पीछे बने काउंटर से टिकट मिलता है। म्यूजियम का टिकट 125 रुपये और लाइट एंड साउंड शो का भी 125 रुपये है। इस चार्ज का यूज़ म्यूजियम के रखरखाव, विकास और सेना के कार्यों में किया जाता है। 14 वर्ष के बच्चों तक की एंट्री फ्री है। मोबाइल कैमरे का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ केवल डेबिट, क्रेडिट या फिर ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार किया जाता है, कैश से पेमेंट नहीं होता। गर्मियों में म्यूजियम का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे और विंटर में 10 से 5 का है। लंच ब्रेक 1 से 2:30 बजे तक का। मंडे जो है बंद रहता है। ये हॉल ऑफ फेम क्यों बनाया गया, इसके बारे में थोड़ी देर बाद जानेंगे। फ़िलहाल देख लेते हैं कि अंदर क्या क्या है। म्यूजियम 2 फ्लोर का है, जो कई सेक्शन में बटा हुआ है। उनमें से फ़िलहाल हम ग्राउंड फ्लोर पर बनी लद्दाख गैलरी में हैं। इस गैलरी में लद्दाख की ज्योग्राफी, कल्चर, वाइल्ड लाइफ, हिस्ट्री, डेमोग्राफी, वेशभूषा और जीवन शैली सहित अन्य जानकारी मिलती है। साथ ही यहाँ पुराने ज़माने में यूज होने वाले हथियार, ज्वेलरी, ड्रेस, हस्तशिल्प जैसी काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं। अलग अलग गैलरी या सेक्शन में आपको डिटेल देने के लिए फौजी भाई खड़े रहते हैं। ये है मिलिट्री जीनियस और पहाड़ी युद्ध के मास्टर जनरल जोरावर सिंह जी की मूर्ति, जिन्होंने डोगरा सेना के सेनापति रहते हुए 1834 से 1841 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जीतकर इन्हें भारत का हिस्सा बनाया। यानी आज इन्हीं की वजह से जेके और लद्दाख भारत के पास हैं। हालांकि कुछ और कारण भी हैं, लेकिन इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कैलाश मानसरोवर तक भी ये पहुंच गए थे और उससे आगे बढ़ रहे थे। अगर ये और सफल हो जाते तो आज तिब्बत का काफ़ी बड़ा हिस्सा भी भारत के पास होता। निडर, वीर बहादुर होने के कारण इनको लद्दाख का विजेता और भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हीं के नाम से यहाँ से 3.8 किलोमीटर दूर जनरल जोरावर सिंह फोर्ट है। इनके बारे में बताने को बहुत कुछ है, अलग से एक पूरा एपिसोड बन सकता है। लेकिन माफ़ करना दोस्तों, मेरे पास फ़िलहाल जनरल जोरावर सिंह फोर्ट के अंदर की वीडियो फुटेज नहीं है।
अगर होती तो मैं उन्हीं को दिखाते हुए इनकी हिस्ट्री बता देता। इसलिए सॉरी, इन महान योद्धा के बारे में फिर कभी बात करेंगे जब दोबारा लद्दाख आएंगे। चलिए म्यूजियम पर वापस आते हैं। आगे वॉर गैलरी, हीरोज़ गैलरी और सोवेनियर शॉप है। वॉर गैलरी में भारत के युद्धों को दिखाया गया है, जैसे 1947-48 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, 1962 में भारत चीन, 1965, 1971 और 1999 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी कि किस युद्ध में क्या हुआ था, क्यों ये युद्ध शुरू हुआ, कैसे भारत ने उसको जीता। दरअसल हॉल ऑफ फेम को 1986 में भारतीय सेना ने इसी उद्देश्य से बनाया था कि आने वाली पीढ़ियों को देश पर मर मिटने वाले वीर सैनिकों का बलिदान याद रहे। यह मात्र एक वॉर मेमोरियल या म्यूजियम भर नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के साहसी योद्धाओं की गाथा है जो भारत देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। यहाँ लगी तस्वीर आपको युद्ध काल में लेकर जाएगी और अपनी कहानी बताएगी। तो सैल्यूट है भारतीय सेना के उन वीर बहादुर सैनिकों को जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा की और जो आज भी भारत को सुरक्षित बनाए हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वार गैलरी में जो युद्ध की जानकारी दी गई है उनमें सबसे पहले 1947-48 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में जानते हैं। कबीलाई लड़ाकों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को श्रीनगर, बारामूला, पुंछ से खदेड़ दिया और बाकी एरियो से भी मार मार कर भगाया जा रहा था। इंडियन आर्मी तेजी से पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारकर अपना एरिया उनसे खाली करा रही थी। इतने में उस समय देश के चाचा जी यानी कि अंकल जी इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। यूएन बोला कि जो जहां है वो अभी के लिए वहीं रुक जाओ। चाचा जी मान गए और इस तरह जम्मू कश्मीर की 83,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन भारत के हाथ से चली गई। ये एरिया कितना है अंदाज़ा लगाने के लिए बता दूं कि केरल जितने 2 राज्य हैं ना, उतना भाग पाकिस्तान के पास 1947-48 में रह गया। 2 राज्य केरल जितने। अगर चाचा जी कुछ समय रुक गए होते तो इंडियन आर्मी पूरे एरिया से पाकिस्तानियों को भगा देती और अपने पास कंप्लीट पूरा जम्मू कश्मीर होता। ज़मीन जाने का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र और आज के अरुणाचल प्रदेश में एक साथ धोखे से हमला बोल दिया। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से डटकर मुकाबला किया और काफ़ी हद तक चीन को पीछे हटा दिया, लेकिन चीन ने धोखे से 38,000 वर्ग किलोमीटर के अक्साई चीन एरिया पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने अक्साई चीन को वापस लेने के लिए हवाई हमला करने की अनुमति मांगी, क्योंकि उस समय भारतीय वायुसेना चीन के मुकाबले काफ़ी मजबूत थी। भारतीय वायुसेना थल सेना को सपोर्ट देती, जो सैनिक नीचे ज़मीन पर लड़ रहे थे, और फिर वायुसेना चीनियों पर अटैक करके अपनी ज़मीन वापस ले सकती थी। लेकिन चाचा जी नहीं माने, परमिशन नहीं दी। चाचा जी तो 3 साल पहले लोकसभा में कह चुके थे कि अक्साई चीन में तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। जो इंसान उस समय ऐसा सोच रहे थे उन्हें क्या ही फर्क पड़ा होगा। फिर से लगभग केरल जितना एक बड़ा हिस्सा यानी 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत से कट गया। तो 2 केरल 1947-48 में कट गए थे और एक केरल 1962 में, मतलब उतने जितना हिस्सा। तो 3 केरल के बराबर हिस्सा जो है भारत के पास से चला गया। मित्रों, अपने देश की सेना तो हमेशा बहुत हिम्मत और वीरता से लड़ती है। उन्होंने दुश्मन देशों की हालत ख़राब कर दी थी। तभी 1947-48 में पाकिस्तानी और 1962 में चीनी सेना पीछे हटी। उस समय भारत के पास अपनी ज़मीन वापस लेने का मौका था, लेकिन खराब राजनीति के चलते भारत को दोनों युद्धों में करीब आज के लद्दाख के 2 गुने जितना क्षेत्रफल देश से कम हो गया। अगर भारतीय सेना को खुली छूट मिलती तो आज भारत का नक्शा और बड़ा होता। 1947-48 के बाद पाकिस्तान ने दूसरी बार कारगिल सेक्टर में 1965 में हमला किया। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। 5 सप्ताह तक युद्ध चला, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और वो डरकर भाग गया। उसका कश्मीर को हथियाने का प्लान बुरी तरह फेल हो गया। उस समय भारतीय सेना लाहौर तक जा पहुंची थी। सितंबर 1965 में युद्ध विराम हुआ और जनवरी 1966 में उस समय के सोवियत संघ के ताशकंद में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। इसी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अगले युद्ध की झलक यहाँ पर दी हुई है। वो था 1971 में होने वाला भारत पाकिस्तान वॉर। उस समय पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तानी सेना वहाँ के नागरिकों पर क्रूर अत्याचार कर रही थी। बड़ी संख्या में महिलाओं का रेप हुआ और बच्चों बड़ों को मारा काटा गया। वहाँ से जान बचाकर लाखों शरणार्थी भारत में आ रहे थे।
जिससे भारत में आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ रहा था कि भारत इतने शरणार्थियों को कैसे लेगा। इसे देखते हुए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर अटैक कर दिया। इसके जवाब में भारतीय सेना पाकिस्तानियों पर ऐसे कहर बनकर टूटी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 से ज़्यादा सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। आज भी ये मॉडर्न हिस्ट्री में दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर है जो पाकिस्तानियों ने भारत के सामने किया था। पाकिस्तान में मातम छा गया था। ऐसे में एक नए देश का जन्म हुआ जो बना बांग्लादेश। यह है भारतीय सेना की ताकत। बस खुली छूट दे दो और फिर देखो सेना क्या क्या करती है। अब हम अगली गैलरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 1999 में पाकिस्तान सैनिकों का लेटर है जिसके साइड में इंग्लिश ट्रांसलेट करके लगाया गया है। अब हम ऑपरेशन विजय गैलरी में एंटर कर चुके हैं जो 1999 के कारगिल युद्ध को समर्पित है। ये ऊपरी मंजिल पर है। इस गैलरी में कारगिल युद्ध में यूज किए जाने वाले हथियार, गोला बारूद, नक्शे आदि हैं। साथ ही भारतीय सैनिकों ने युद्ध के समय पाकिस्तान को हराकर उनके हथियार, लेटर, डॉक्यूमेंट जैसी कुछ चीज़ें भी यहाँ म्यूजियम में रखी हुई है। युद्ध कब और क्यों हुआ थोड़ा सा जान लेते हैं। ये युद्ध मई से जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। कारगिल युद्ध में होने के कारण कारगिल नाम हुआ। कारगिल युद्ध की बात करें तो उस समय विंटर में भारत पाकिस्तान के बीच सहमति थी कि विंटर के समय जब भारी बर्फबारी हो जाती है तो दोनों देश की सेना जो है कारगिल की ऊंची चोटियों से नीचे चले जाते थे। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने धोखे से भारतीय क्षेत्रों की कारगिल, द्रास और आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का मकसद था कि लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाले मुख्य हाईवे काटकर भारतीय सेना की सप्लाई को रोकना, जिससे ये हिस्से भारत से अलग हो जाएं। जब ये बात भारत को पता चली तो 26 मई 1999 में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने कब्जाई गई चोटियों को वापस लेने के लिए अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। भारत के वीरों ने सीधी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़कर पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारकर टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी महत्वपूर्ण चोटियों पर तिरंगा फहराया। जब हम लेह से श्रीनगर और द्रास की ओर चलेंगे तब उन चोटियों को देखेंगे। इसी तरह करीब 2 महीने चले इस युद्ध में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को मार मार कर अपनी सभी चौकियां वापस ले ली। इसलिए हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के बारे में LOC कारगिल नाम से एक फिल्म है, उसको ज़रूर देखिएगा। जो बॉर्डर वाले डायरेक्टर हैं ना JP दत्ता, उन्होंने ये फिल्म बनाई है। दुश्मन इतनी ऊंचाई पर है कि अगर वहां से एक कंकड़ भी फेंकेगा तो 600 मील की रफ्तार से लगेगा साहब। जब वो जवान की आंख में गोली मार सकते हैं तो कितनी अच्छी पोजीशन पे होंगे। इस युद्ध में आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विजयन थापर और कैप्टन अनुज नैयर जी। इन सब की उम्र 22 से 24 वर्ष के बीच थी। सोचो कितनी कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा काम किया। इस युद्ध में 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन में एक ही नाम के 2 योगेंद्र यादव सैनिक थे जिनमें से एक शहीद हो गए, जबकि दूसरे योगेंद्र यादव जी जिनकी उम्र महज 19 साल थी वो निडर होकर टाइगर हिल पर लड़ रहे थे जहां उन्हें 17 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गए। देखो देश के लिए वीर सैनिक क्या कर जाते हैं, 17 गोलियां। बाद में इनको परमवीर चक्र दिया गया। युद्धों में जिन भी भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और जो आज भी अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं ताकि भारत सुरक्षित रहे, सैल्यूट है भारत माँ के उन वीर बलिदानी पराक्रमी सैनिकों को। वे अपनी जान की परवाह किए बगैर भारत देश के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। जय हिंद। द लास्ट पोस्ट नाम से ये वो चिट्ठी है जो कैप्टन विजयन थापड़ जी ने शहीद होने से कुछ दिन पहले अपने माता पिता को लिखी थी। इनकी इस चिट्ठी को पढ़कर आंखें नम हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिनमें वो लिखते हैं कि आदरणीय पापा, मम्मी और चिंटू, जब तक यह पत्र आपको मिलेगा मैं ऊपर से आप लोगों को देख रहा हूँगा। यानी अगर आप यह पत्र पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर मेरा दोबारा जन्म इंसान के रूप में होता है तो मैं फिर से भारतीय सेना में शामिल होना चाहूँगा और देश के लिए लड़ना चाहूँगा। अगर आप लोग आ सकते हैं तो उस जगह को ज़रूर देखिएगा जहाँ से भारतीय सेना अपने कल के लिए लड़ रही है। जब तक आप यह पत्र पढ़ेंगे तो लोलिंग चोटी पर हमारा कब्जा हो चुका होगा। मम्मा, मुझे आप पर गर्व है। पापा, आपको भी गर्व होना चाहिए। शायद अब इस जन्म में मेरी शादी नहीं हो पाएगी। वीर कभी मरते नहीं, वे बस अपनी चमक छोड़ जाते हैं। और पत्र का अंत उन्होंने अपनी यूनिट के जयकारे बोलो रामचंद्र की जय के साथ किया था। बहुत भावुक करने वाली चिट्ठी है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि 1999 में ऑपरेशन विजय कैसे चलाया गया था
और कैसे हमने अपनी सभी चौकियां पाकिस्तान से वापस ली थी। मॉडल से दी जाएगी ये जो इधर का बनाएंगे, लेकिन शुरू करने से पहले ये वॉर का ब्रीफिंग है। अभी भी यहाँ शुरू करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। कारगिल और सियाचिन गैलरी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कोने से लेकर लास्ट कोने तक जितने भी कारगिल वॉर में ऑपरेशन हुए उसकी सभी जानकारी आपको पीछे बोर्ड से दी गई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे सामने आपके पीछे सियाचिन गैलरी। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। ऐसे दुर्गम क्षेत्र में इंडियन आर्मी कैसे सर्वाइव करती है, कैसे रहते हैं, उनके माउंटेन इक्विपमेंट के बारे में दिखाया गया है। और शोकेस में रखे कुछ एक वेपन है, वो वेपन है पाकिस्तान के, जो 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए गए वेपन। ये टेरन मॉडल है। 1999 से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक समझौता हुआ था कि विंटर के दौरान ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से किसी की भी सेना ऊपर पोस्ट पे नहीं चढ़ेंगे, ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर। उनको रेंजर बुलाया जाता है। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो गए एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे वो अंदर आना शुरू किया और हमारे कुछ पोस्ट उन्होंने धोखे से कब्जा कर लिया था। वो कौन से पोस्ट है आप देख सकते हैं। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप 0.5.40 टाइगर हिल 475 नेक्स्ट कारगिल 0.5608 कास्कर और मज्जाद को, और बटाली के कुछ एक सेक्टर जैसे जुबाराय, प्याद और मुंटोडालो और कालूबाग, ये सारा का सारा 134 किलोमीटर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। तो जितना पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करना था वो कर चुके थे। अब थी इंडियन आर्मी की बारी उसको रिकैप्चर करना। तो शुरुआत की गई बटाली सेक्टर से 2 मई को। कितने को? 2 मई। 1999 का जो कारगिल वॉर शुरू हुआ था वो 2 मई से शुरू हुआ था और पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया मुंटोडाले के पास 15 मई को। ये सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सका। इसीलिए इंडियन आर्मी हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाती है। और इस कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। म्यूजियम में कारगिल युद्ध पर आधारित एक 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। पास में ही ये सियाचिन गैलरी है, जहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के बारे में डिटेल दी जाती है। सियाचिन 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई वाला एरिया है, जहाँ पर भारत की सैन्य चौकियाँ हैं। वहाँ पर तापमान -50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। सोच कर देखो, -50, कितना ठंडा एरिया है वो। ऐसे में भी भारतीय सैनिक वहाँ रहते हैं ताकि दुश्मन देश इस ओर निगाह उठाकर ना देख सके। इस गैलरी में आपको बताया जाएगा कि इतनी ऊंचाई पर भारतीय सैनिक कैसे रहते हैं, कौन से कपड़े, गियर, स्नो बूट्स, ऑक्सीजन उपकरण और टेंट वो यूज करते हैं। मतलब वहाँ वो सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से सामान का यूज करते हैं। सियाचिन युद्ध 13 अप्रैल 1984 को भारत पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें भारत को कंप्लीट सफलता मिली और तब से आज तक पूरे सियाचिन ग्लेशियर और उसकी सभी मेन चोटियों पर भारत का कंट्रोल है। ठीक है, अभी तूने 11 नंबर के बोटी पर आरएस कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बारे में डिटेल दी गई है। हॉल ऑफ फेम में एक सोवेनियर शॉप है, जहाँ से आप सेना की टी-शर्ट, कैप, लद्दाख की स्मृति चिन्ह, पश्मीना शॉल, कॉफ़ी मग, हैंडीक्राफ्ट, की चैन मैग्नेट, पोस्ट कार्ड, किताब जैसी अन्य चीज़ें खरीद सकते हैं। हॉल ऑफ फेम में शाम 6 से 7:15 तक लाइट एंड साउंड शो चलता है, जहाँ पर देशभक्ति के गीतों और दृश्यों के माध्यम से भारतीय सेना के पराक्रम और युद्ध की कहानी देखकर प्राउड महसूस होता है। इस शो की शुरुआत 1947 से होती है और अब तक हुई बड़ी घटनाओं के बारे में बताया जाता है। म्यूजियम से बाहर की ओर आ गए हैं। यहाँ इस पवित्र जगह पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के नाम लिखे हैं, जिन्हें देखकर आंखें भर आएंगी। हमारे सच्चे हीरो को श्रद्धांजलि। आपके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। इन बलिदानी सैनिकों को फिर से सैल्यूट है। जय हिंद। अब हम हॉल ऑफ फेम के बाहर आ चुके हैं। सामने बुद्ध जी की मूर्ति लगी है, जिस पर लिखा है कि 1000 लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर विजय प्राप्त करें, तब जीत आपकी होती है। इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, न फरिश्ते, न राक्षस, न स्वर्ग और न ही नर्क। ये बात ठीक है, पर जब दुश्मन ना माने तो लड़ाइयाँ जरूरी हो जाती हैं। दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है ताकि देशवासी सुख चैन से रह सकें। लद्दाख में ऐसे ही अन्य 2 स्मारक हैं, जिनमें पहला है कारगिल वॉर मेमोरियल, जो कि द्रास में है, जो हम लेह से श्रीनगर की ओर जाते समय देखेंगे, और दूसरा चुशुल में रेजांगला मेमोरियल है, जिनके बारे में हम पेंगोंग लेक वाली वीडियो में बात कर चुके हैं।
तो मित्रों ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो, कुछ छूट गया हो या उच्चारण में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए सॉरी। अपने सवाल और सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड 10 में लेह से कारगिल की ओर बढ़ते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।